वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Chapter 49 Downfall of Kapoor Family। अब तक बेला का बर्ताव कार्तिक और रेयांश दोनों ही बड़ा अजीब लगा। लगता भी कैसे नहीं। ठसका लगने के बाद बेला पानी पीने के बजाय अपने कमरे में जो चली गई थी, वो भी इतनी जल्दीबाजी में। अब आगे कार्तिक तुरंत अपना खाना छोड़कर बेला के पीछे गया और रेयांश भी उठकर उन दोनों के पीछे गया। चिंता की लकीरें उन दोनों के माथे पर नजर आ रही थी। कमरे में आते ही उन दोनों के कान में बाथरूम से आती पानी गिरने की आवाज पड़ी। कार्तिक तुरंत बाथरूम के अंदर गया, मगर रेयांश कुछ सोचकर कमरे में ही रुक गया और काउच पर बैठकर उन दोनों के बाहर आने का इंतजार करने लगा। अंदर आते ही कार्तिक की नजर बेला पर गई, जो वॉश बेसिन के सामने सर झुकाए हुए खड़ी थी। उसकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज कार्तिक साफ साफ सुन पा रहा था। वाइफी। कार्तिक ने बेला को कमर से पकड़कर अपनी तरफ पलटा, मगर बेला का चेहरा देखकर कार्तिक हैरान रह गया। बेला का सुंदर चेहरा सुर्ख लाल था, मानो अभी उसकी स्किन फट जाएगी और खून रिसने लगेगा। उसकी लाल आंखों के कोने से लगातार आंसू की बूंदें गिर रही थी। उससे आती स्मेल से कोई भी बता सकता था कि उसने अबे उल्टी किया है। कार्तिक ने प्यार से बेला का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए पूछा, वाइफी क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या कहीं दर्द हो रहा है या फिर तुम्हें कोई और दिक्कत है? बताओ मुझे, तुम अचानक यहाँ क्यों आ गई? कार्तिक का सवाल सुनकर बेला ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पतले लाल होठ आपस में ऐसे भींचे हुए थे, मानो वो कुछ बोलना ही ना चाहती हो। कुछ मिनट की खामोशी के बाद बेला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम ओके। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक का जबड़ा कस गया। उसे अच्छे से पता था, कोई छोटी मोटी बात या बीमारी उसकी वाइफी को इस हद तक डिप्रेस्ड नहीं कर सकती थी जैसी वो अभी दिखाई दे रही थी, मगर कारण उसे बता नहीं रही थी। कार्तिक ने अपने उतावलेपन को काबू करते हुए कहा, वाइफी स्टॉप प्रिटेंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट यू आर ओके। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो बात है मुझे साफ साफ बताओ। कार्तिक की बातें सुनने के बाद बेला ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा, फिर उसने अचानक अपना चेहरा कार्तिक के सीने में छुपा लिया। कार्तिक की हैरानी और चिंता अब और ज्यादा बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसकी वाइफी जो थोड़ी देर पहले तक इतना रिलैक्स और काम नजर आ रही थी, वो अचानक इतना हताश और उदास क्यों हो गई। कार्तिक के मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, मगर उसने बेला से आगे कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने बेला को अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत कराने के इरादे से कार्तिक धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाने लगा। बेला भी थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई, हालांकि वो कार्तिक से दूर नहीं हुई। कार्तिक की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भरते हुए बेला धीमी आवाज में बोली, पता नहीं क्यों अचानक बेबी और बर्तिका की याद आ गई और ये सब हो गया। मैं चाहकर भी वहाँ अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ आ गई। दिस फीलिंग इज सो हॉरिबल कार्तिक। बेला की बातें सुनकर कार्तिक का पूरा दिमाग ही सन रह गया। उसे सारा माजरा तो समझ आ चुका था, पर इस सिचुएशन में उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, ये कार्तिक के EQ इमोशनल क्वोशंट के पड़े थे। रात का वक्त, रेयांश अपने स्टडी रूम में चेयर से पीठ टिकाकर बैठा हुआ था। वर्क डेस्क की दूसरी तरफ रेयांश का राइट हैंड मैन रॉबिन खड़ा था, जिसकी आंखें धारदार तलवार के भांति थी। रॉबिन बचपन से ही रेयांश के लिए काम करता आया था। संगत के असर की वजह से रॉबिन का नेचर रेयांश से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। बाकी चीजों को छोड़कर उन दोनों में सिर्फ एक फर्क था, उनका भयानक ऑरा। रेयांश की प्रेजेंस कोल्ड होने के बावजूद रिजर्व और शांत थी, मगर रॉबिन, उसे देखकर ऐसा लगता मानो वो कोई इंसान ना होकर मानवता का विनाश करने वाला हैवान हो। रेयांश ने एक मोटी फाइल के पन्ने पलटते हुए रॉबिन से पूछा, तुमने सब कुछ पता कर लिया? जवाब में रॉबिन ने बोला, नहीं बॉस, इस फाइल में उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है, मगर सब कुछ अभी पता नहीं चला है। हालांकि मेरे लोग अब भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जल्दी ही हमें विवान सिंघानिया से जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। रॉबिन की बातें सुनने के बाद रेयांश गौर से उस फाइल को पढ़ने लगा। वैसे तो अब बाहरी दुनिया में कपूर फैमिली और कपूर इंडस्ट्रीज का वजूद लगभग खत्म ही हो चुका था। जो कपूर इंडस्ट्रीज 13 साल पहले पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर राज करती थी, जिस कार्तिक कपूर का नाम ही लोगों का दिल दहला देने के लिए काफी होता था।
आज के वक्त में उसी कपूर इंडस्ट्रीज और कार्तिक कपूर का डाउनफॉल लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुका था। रॉकवेव की नई चेयरमैन से ना उलझने का उदाहरण। समीरा के कहर से कपूर फैमिली से उनका रुतबा तो छीना ही था, साथ ही उसने कपूर इंडस्ट्रीज को भी एक ऐसी गुमनाम कंपनी बना दी थी जिसे हर कोई बुली करता था। उस वक्त चार्ली और रेयांश ने फैमिली मेंबर्स को तो सेफ जगह पर सेटल करवा दिया था, मगर कंपनी या परिवार का नाम बचाने की कोशिश करना उस वक्त बेवकूफी थी। भला रॉकवेव से कोई इंडस्ट्रियल कंपनी या फिर कोई एक ताकतवर परिवार कैसे जीतती? ऐसा करने पर उल्टा बाकी फैमिली मेंबर्स भी खतरे में आ जाते। रेयांश ने उस वक्त इन्हीं वजहों से किसी भी बाहरी चीज में दखल अंदाजी नहीं की थी, मगर पिछले 13 सालों से पर्दे के पीछे रहकर रेयांश ने ऐसी स्ट्रेटजीज तैयार की थी जो तुरंत ही फिर से कपूर फैमिली को उनका रुतबा और कपूर इंडस्ट्रीज को उसकी ऊंचाई वापस दिला सकती थी। रेयांश अब अपने सारे पत्ते खोलने वाला था, इसीलिए उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हर एक इंसान की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल भी गई थी, मगर विवान सिंघानिया नामक इस एक शख्स के बारे में उसका राइट हैंड मैन तक पिछले 13 सालों से सब कुछ पता नहीं कर पाया था। सारी डिटेल पढ़ने के बाद रेयांश ने फाइल बंद कर दी। उन फाइल्स में भी विवान सिंघानिया से जुड़ी वो जानकारियां नहीं थी जो उसे चाहिए थी। रेयांश ने कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक रॉबिन से पूछा, तुम्हें कैसा इंसान लगा यह विवान सिंघानिया? रेयांश का सवाल सुनकर रॉबिन ने विवान सिंघानिया से जुड़ी हर उन जानकारियों और अफवाहों के बारे में सोचा जो उसने अब तक सुना और जाना था। रेयांश की गहरी नजर इस बीच रॉबिन पर ही टिकी हुई थी। रॉबिन ने कहा, बॉस, जहां तक मुझे लगता है उसके मुताबिक विवान सिंघानिया बहुत अजीब और कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। ऐसा लगता है जैसे वो कहीं से अचानक प्रकट हो गया है। उसके जन्म या माँ बाप से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें अब तक नहीं मिली है। लोगों ने तो उसका असली चेहरा भी नहीं देखा है। वह सिर्फ सुबह अपने ऑफिस जाता है, पूरे दिन काम करता है और शाम को घर वापस आ जाता है, मगर उसकी ये सारी एक्टिविटीज जितनी नॉर्मल और सिंपल लगती है उतनी नॉर्मल या सिंपल है नहीं बॉस। उसने 13 साल की उम्र में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा और उसके बाद से ही वह यही रूटीन फॉलो करते आ रहा है। रॉबिन लगातार रेयांश को विवान सिंघानिया के बारे में बताता जा रहा था और रेयांश खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रहा था। विवान सिंघानिया कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं था। 13 साल पहले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो पोजीशन कार्तिक कपूर की हुआ करती थी, आज के वक्त में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वही पोजीशन विवान सिंघानिया की थी। रेयांश अपने इस नए और अनजान ओपोनेंट के बारे में कुछ भी मिस नहीं करना चाहता था। आफ्टर ऑल, जिस इंसान ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसके डैड जैसी पोजीशन हासिल की थी, वो भी सिर्फ अपने बलबूते पर, उसे रेयांश कैसे अंडरएस्टिमेट कर देता। रॉबिन का ओपिनियन जानने के बाद रेयांश ने आराम से कहा, ठीक है, फिर शुरुआत इसी विवान सिंघानिया से करो। मुझे अगले 1 महीने में कपूर फैमिली और कपूर इंडस्ट्रीज को उसी ऊंचाई पर ले जाना है जहां वो 13 साल पहले थी। मॉम के वापस जाने से पहले तक मुझे बाहर सब कुछ मेरे कंट्रोल में चाहिए। अगले 1 महीने तक मैं रिक्रूटमेंट में बिजी रहूंगा, इसीलिए सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर ही होगी। ध्यान से सब कुछ हैंडल कर लेना और जब तक कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो तब तक मुझसे कांटेक्ट मत करना। ओके बॉस, रॉबिन ने जवाब में कहा और फिर वहां से चला गया। सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान था, सारी फॉर्मेशंस ऑलरेडी प्लांटेड थी, बस देर थी तो उन्हें एक्टिवेट करने की, जो रॉबिन अकेले ही कर सकता था। कर्लर्स बेडरूम। देर रात को कार्तिक और बेला बालकनी में बैठे हुए थे। कार्तिक काउच पर लीन होकर बैठ और बेला उसके लैप पर बैठी हुई। उसने अपना सर कार्तिक के कंधे पर रखा हुआ था। नींद उन दोनों की आंखों से ओझल थी और उन दोनों की आंखें एकटक आसमान को ही निहारे जा रही थी, जो अंधकार की चढ़ाव ओढ़े हुए था। बेला ने अचानक पूछा, कार्तिक, तुम आज दोपहर को झूठ बोल रहे थे ना? तुम सिर्फ मुझे इसीलिए बाहर नहीं देना चाहते क्योंकि मैं बीमार हूँ? असल में कारण कुछ और है ना? तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, वजह दो है वाइफी, पहली तुम्हारी हेल्थ। पहली तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है और दूसरी साम्राज्य। हम साम्राज्य के इरादों के बारे में अभी सब कुछ ठीक से नहीं जानते हैं।
इसीलिए हमें फिलहाल थोड़ा केयरफुल रहना होगा, और क्योंकि तुम्हारे अंदर साम्राज्य ब्लड लाइन है, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। कार्तिक का जवाब सुनने के बाद बेला ने आगे उससे कुछ नहीं पूछा। तकरीबन 1 घंटे बाद कार्तिक ने बेला को देखा, जो सो चुकी थी। कार्तिक उसे लेकर बेडरूम में आ गया। इधर रात के तकरीबन 2 बजे किसी ने रेयांश के स्टडी रूम का दरवाजा खटखटाया। टाइम देखने के बाद रेयांश को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर भी उसने कम इन कह दिया। परमिशन मिलते ही तन्मय एक डॉक्यूमेंट की फाइल लिए अंदर दाखिल हुआ और उसने सबसे पहले रेयांश को ग्रीट किया। जवाब में रेयांश ने अपना सिर हल्का हिला दिया। तन्मय ने फाइल रेयांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यंग मास्टर, ये कॉम्प्लीमेंट है चेयरमैन की ओर से। तन्मय की बात सुनकर रेयांश पहले तो कंफ्यूज हो गया, मगर नूडल का ख्याल आते ही रेयांश की आंखें एकदम से सिकुड़कर छोटी हो गई। रेयांश ने उस फाइल को अजीब तरह से घूरा। उसे समझ नहीं आ रहा था, भला इस फाइल के अंदर कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर उसके डैड को कॉम्प्लीमेंट देने में शर्म आ रही थी तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी फाइल में कॉम्प्लीमेंट लिखकर भेजने की क्या जरूरत थी। ऐसे तो गूंगे लोग भी नहीं करते हैं। रेयांश ने तन्मय से पूछा, किस तरह का कॉम्प्लीमेंट, क्या है इस फाइल के अंदर। जवाब में तन्मय ने किसी रोबोट को तरह कहा, मुझे नहीं पता यंग मास्टर, चेयरमैन सर ने मुझे कहा कि इस फाइल को सीधा आपको जाकर दे दूं। इसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता। तन्मय का जवाब सुनकर रेयांश की उत्सुकता और हैरानी दोनों बढ़ गई। उसने फाइल को ऐसे देखा जैसे वो कोई दूसरी ग्रह से आया अनोखा एलियन हो। क्या है उस फाइल में, कौन है विवान सिंघानिया, जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। $50 ट्रिलियन कंपनी। अब तक। जवाब में तन्मय ने किसी रोबोट को तरह कहा, मुझे नहीं पता यंग मास्टर, चेयरमैन सर ने मुझे कहा कि इस फाइल को सीधा आपको जाकर दे दूं। इसके अंदर क्या है मुझे भी नहीं पता। अब आगे। तन्मय का जवाब सुनकर रेयांश की उत्सुकता और हैरानी दोनों बढ़ गई। उसने फाइल को ऐसे देखा जैसे वो कोई दूसरी ग्रह से आया अनोखा एलियन हो। कुछ पल ठहर कर रेयांश ने तन्मय के हाथ से फाइल ले लिया और अपना असाइनमेंट पूरा होते ही तन्मय वहां से चला गया। रेयांश वापस अपने चेयर पर आकर बैठ गया। फिर उसने फाइल को खोला, जो डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, नंदनी सिन्हा। लड़की का नाम देखकर रेयांश को थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी रेयांश एक एक कर नंदनी सिन्हा से जुड़ी सारी जानकारियां पढ़ने लगा। बगैर कारण उसके डैड उसे किसी लड़की से जुड़ी हुई जानकारियां नहीं देने वाले थे। रेयांश एक एक कर डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलट ही रहा था, तभी अचानक एक तस्वीर फाइल से सरक कर नीचे फर्श पर गिर पड़ा। रेयांश ने झुककर तस्वीर उठाया। उल्टा होने की वजह से रेयांश पहले उस तस्वीर में मौजूद इंसान को देख नहीं पाया था, मगर रेयांश ने जैसे ही तस्वीर पलट कर देखा, वैसे ही उसका एब्सोल्युटली स्टनिंग डॉग पत गया। रेयांश एकटक कोल्डली उस तस्वीर को घूरने लगा, जो कि किसी ऐसी लड़की की थी जिसकी तुलना धरती के सुंदरियों से नहीं की जा सकती थी। देखते ही देखते रेयांश ने उस तस्वीर को अपनी मुट्ठियों में मरोड़ दिया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। रेयांश अपनी मुट्ठी बांधे सीधा स्टडी रूम से बाहर निकल गया। रास्ते में ही रेयांश को रॉबिन दिख गया, जो पैलेस से बाहर जा रहा था। रेयांश ने उसे रोकते हुए कहा, रॉबिन। उसकी आवाज बर्फ के सिली की भांति थी, कठोर और बेहद ही सर्द, मानो उसके शब्द नहीं बर्फीला तूफान हो। रॉबिन को तो अपनी रीढ़ की हड्डी तेज कंपन महसूस होने के लिए लगी। उसने जल्दी से पलटकर रेयांश को देखा, जो अजीब ढंग से अपना माथा मसलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसका मर्डरस ऑरा देख रॉबिन सतर्क हो गया। रेयांश ने बेहद ही ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पास 1 महीना है उस विवान सिंघानिया को जान से मारने के लिए। अचानक विवान सिंघानिया को मारने की बात सुनकर पहले तो रॉबिन हैरान हो गया, मगर फिर उसने जल्दी ही बगैर कोई सवाल जवाब किए अपना सिर हाँ में हिला दिया। रेयांश ने उंगली के इशारे से रॉबिन को वहां से जाने के लिए कहा, तो रॉबिन पलक झपकते ही वहां से अदृश्य हो गया। रेयांश ने अपनी वह मुट्ठी खोली जिसके अंदर तस्वीर थी।
लड़की का अधूरा चेहरा देखते ही रेयांश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। बस 1 महीना और खुलकर जी लो, उसके बाद मैं तुम्हें पर्सनली नर्क की परिभाषा समझाऊंगा। अगला दिन दोपहर का वक्त था। चेयरमैन केबिन में बेला काउच पर बैठी हुई और कार्तिक अपनी रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर बैठा एकटक बेला को देख रहा था। देख नहीं, घूर रहा था। बेला ने गहरी सांस लेकर शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं उसे जानती हूँ, पर मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा। मैं उसे खुद हैंडल करना चाहती हूँ। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक ने पूछा, क्या वह तुम्हारा कोई करीबी है वाइफी? जवाब में बेला ने अपना सिर सहमति में हिलाया और कहा, हम करीबी ही है, इसीलिए मैं उसे खुद हैंडल करना चाहती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरी नजर उस पर है। अब उसके अंदर कुछ भी बड़ा करने की काबिलियत नहीं है। उस वक्त भी वह समीरा की मदद से वो सब कर पाया था। फिलहाल वह वर्थलेस है और मेरी निगरानी में भी है। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक लंबे समय तक खामोश रहा। जिस इंसान के बारे में वो दोनों बात कर रहे थे, वो वही इंसान था जो 14 साल पहले शिप पर एमा के साथ था। कार्तिक ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैंने ट्यूटर चूज कर लिया है। कल से अगले 1 महीने तक वो हमें डायरेक्ट करेगा। रेडी रहना। ट्यूटर? पर ट्यूटर क्यों? हम कोई बच्चे थोड़ी ना है जो तुमने हमारे लिए ट्यूटर चूज किया है। बेला ने असमंजस के साथ पूछा। बेला हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कार्तिक उसके लिए और खुद के लिए ट्यूटर क्यों चूज कर रहा है। भला अब उनकी उम्र थी पढ़ाई करने की, वैसे भी उसने PhD कर रखा था, अब उसका पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। कार्तिक ने बेला का उलझन सुलझाते हुए कहा, वाइफी, पढ़ाई कराने वाला ट्यूटर नहीं, वो ट्यूटर जो अगले 1 महीने तक हमें बाहरी दुनिया में आए बदलावों के बारे में गाइड करेगा। ओह अच्छा। कार्तिक की बात सुनने के बाद बेला को पूरी बात समझ में आई। वैसे तो रॉकवेव टेक्नोलॉजी के मामले में बाहरी दुनिया से 50 साल आगे ही रही थी और इन 14 सालों में रॉकवेव ने समीरा की लीडरशिप में कोई खास तरक्की नहीं की थी। इसीलिए बेला को अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। मगर इन 14 सालों में बाहर कुछ बेसिक बदलाव आए थे जो बेला और कार्तिक नहीं जानते थे। इसीलिए उनका 1 महीने तक ट्यूटर से गाइड लेना बेस्ट ऑप्शन था, बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ जानने के लिए। कार्तिक इंटेरोगेशन के बाद अपने काम में बिजी हो गया और बेला भी टैबलेट पर अपनी कंपनी की प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस देखने लगी। चार्ली ने वाकई उसकी कंपनी को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, वो भी समीरा और रॉकवेव के प्रेशर के बावजूद। बेला को तो यकीन नहीं हो रहा था। उसका मुंह बोला, बेटा इतना ज्यादा समझदार हो गया था जो चार्ली मुश्किल से पहले 1 घंटा भी केबिन के अंदर नहीं टिकता था। उसने उसकी $1 ट्रिलियन कंपनी को संभाल लिया था, वो भी इतने अच्छे तरीके से। हालांकि रिचर्ड कॉर्पोरेशन भी बहुत बड़ी कंपनी थी, मगर इन्फोसिस बेला की सबसे वेल्थी और पावरफुल कंपनी थी। इन्फोसिस को बेला ने 19 साल की उम्र में अपने बलबूते पर स्टार्ट किया था, जब बेला और रिचर्ड फैमिली के बीच मनमुटाव चल रहा था। महज 5 साल में ही बेला ने इन्फोसिस को $1 ट्रिलियन कंपनी बना दिया था। नेचुरली $1 ट्रिलियन कंपनी को मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं था, मगर जो चार्ली हमेशा ऐसी जिम्मेदारियों से भागता रहता था, उसने बेला की गैर मौजूदगी में बड़ी ही समझदारी से इन्फोसिस को मैनेज कर लिया था। बेला इस बात को लेकर जितनी हैरान थी, उतनी ही उसे खुशी भी हो रही थी। कम से कम उसकी गैर मौजूदगी में ही सही चार्ली समझदार तो बन गया था, वरना तो वो उसकी लापरवाह हरकतों से बेला हमेशा चिंतित रहती थी। बेला ने टैबलेट ऑफ करते हुए पूछा, कार्तिक, चार्ली यही है ना? हम कहाँ है वो इस वक्त? क्या तुम जानते हो? अपने केबिन में होगा। ठीक है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। ओके। कार्तिक को बताने के बाद बेला केबिन से बाहर निकली। कुछ कदम चलने के बाद ही बेला की नजर ली हुआ पर गई, जो तन्मय के साथ डॉक्यूमेंट्स का चट्टा लिए कार्तिक के केबिन की तरफ जा रही थी। ली हुआ की उम्र तकरीबन 34 साल थी। रॉकवेव उसने 19 साल की उम्र में ही ज्वाइन कर लिया। वो काबिल और सुंदर दोनों थी। कार्तिक के प्रति उसके अफेक्शन को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, तो ली हुआ का इंप्रेशन बेला की नजरों में काफी अच्छा था। 19 साल की उम्र में रॉकवेव ज्वाइन करना कोई आम बात नहीं थी। उसकी काबिलियत का पता इसी से चल जाता था। अब तो ली हुआ रॉकवेव की परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी थी। बेला को देखते ही तन्मय ने उसे ग्रीट किया, मगर ली हुआ ने बेला को ग्रीट नहीं किया।
सिर्फ चेयरमैन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से वो इस लड़की को इज्जत क्यों दे। बेला तन्मय की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराए, फिर उसने ली हुआ की तरफ देखा। ली हुआ की आंखों में अपने लिए नफरत और तिरस्कार देखने के बाद भी बेला मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। इस दुनिया में ना जाने कितने लोग उससे नफरत करते थे। अगर वो सबकी नफरत पर ध्यान देने लगी तो उसे 1 सेकंड में 10 बार सुसाइड करना पड़ता। बेला ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, तभी अचानक कोई लड़का आया और उससे लिपट गया। हे, दूर हटो मुझसे, ऐसे चिपक क्यों रहे हो। बेला पहले तो हैरान हुई, मगर जल्दी ही वो उस लड़के को खुद से दूर करने लगी। अगर कार्तिक उसे किसी लड़के के साथ ऐसे देख लेता तो वो ना जाने क्या करता। कौन था वह लड़का? क्यों मारना चाहता है रेयांश विवान सिंघानिया को? कौन है नंदनी सिन्हा? कौन है एमा का साथी? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।